सुहाग से इस पर बैठी थी काजल, लेकिन अनछुई ही रह गई थी। परीक्षित का उसे अनछुआ छोड़कर चले जाना और फिर लौट आना अनपेक्षित सा था उसके लिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसको। इन दिनों काजल की स्थिति कहाँ फंस गई मैं वही युवाची थी। कहीं ऐसा भी होता है भला? वह अपने आप में कसम सा रही थी। ऊपर से बर्फ का ढेला बनी बैठी थी और भीतर उसके ज्वालामुखी दहक रहा था। क्या मेरे माता पिता तब अंधे बहरे थे? क्या वे इतने निष्ठुर हैं? अगर नहीं तो बिना परखे ऐसे लड़के से क्यों बांध दिया मुझे, जो किसी अन्य की खातिर मुझे छोड़ भागा है? जाने कहाँ? अभी तो अपनी सुहागरात तक भी नहीं हुई है। जाने कहाँ भटक रहा होगा। फिर पता नहीं वह लौटेगा भी या नहीं। उसकी विचार श्रृंखला में इसी तरह के सैकड़ों सवाल उमड़ते घुमड़ते रहे थे और वह इन सवालों को झेल भी रही थी। झेल क्या रही थी? तड़प रही थी वह तो। लेकिन जब उसे उसके घर से भाग जाने के कारण की जानकारी हुई, झटका लगा था उसे। उसकी बाट जोहने में 20 दिन कब निकल गए? क्या बीती होगी उस पर? कोई तो पूछे उससे आकर। सोचते विचारते अक्सर उसकी आंखें सजल हो उठतीं। नित्य 2 बूंद अश्रु उसके दामन में ढुलक भी आते और वह उन अश्रु बूंदों को देखती हुई फिर से विचारों की दुनिया में चली जाती और अपने अकेलेपन पर रोती। अवसाद, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी से उसका हृदय तार-तार हुआ जा रहा था। लगने लगा था जैसे वह अब तब में ही पागल हो जाएगी। उसके अंदर तो जैसे सांप रेंगने लगा था। लगा जैसे वह खुद को नोच ही डालेगी या फिर वह कहीं अपनी जान ही गंवा बैठेगी। वह सोचती, जानती होती कि यह ऐसा कर जाएगा तो ब्याह ही न करती इससे। तब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे निर्णय से डिगा नहीं सकती थी। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या 20-30 के लौट आने का इंतजार करना चाहिए या फिर पीहर लौट जाना ही ठीक रहेगा? क्या ऐसी परिस्थिति में यह घर छोड़ना ठीक रहेगा? वक्त पर कोई न कोई उसे खाने की थाली पहुंचा जाता। बीच बीच में आकर कोई न कोई हालचाल भी पूछ जाता। पूरा घर तनावग्रस्त था। मरघट सा सन्नाटा था उस चौबारे में। सन्नाटा भी ऐसा जो भीतर तक चीर जाए। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से नजरें चुराता दिखता। ऐसे में वह खुद को कैसे संभाले हुए थी, वह ही जानती थी। दुल्हन के ससुराल आने के बाद अभी तो कई रस्में थीं, जिन्हें उसे निभाना था। वे सारी रस्में अपने पूर्ण होने के इंतजार में मुहबाए खड़ी भी दिखीं उसे। नईनवेली दुल्हन से मिलन जुलने वालों का आए दिन तांता लग जाता है। वह जानती थी। ऐसा वह कई घरों में देख चुकी थी, पर यहाँ तो एक बारगी में सब कुछ ध्वस्त हो चला था। उसके सारे संजोए सपने एकाएक ही धराशायी हो चले थे। कभी कभार उसके भीतर आक्रोश की ज्वाला धधक उठती। तब वह बुदबुदाती, बाड़ियों की आड़ में जाएं सारी रस्में रिवाज। नहीं रहना मुझे अब यहाँ। आज ही अपना फैसला सुना देती हूँ इनको और अपने पीहर को चली जाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, वहां पहुंचकर अपने माँ बाबू को भी खोटी सुनानी है। ऐसे विचार उसके मन में उठते रहे थे और वह इस बाबत खिन्न हो उठती थी। इन दिनों उसके पास तो समय ही समय था। नित्य मंथन में व्यस्त रहती थी। और फिर क्यों न हो मंथन? उसके साथ ऐसी अनूठी घटना जो घटी थी, अनसुलझी पहेली सरीखी। वह सोचती, किसे सुनाऊं मैं अपनी व्यथा? कौन है जो मेरी समस्या का निराकरण कर सकता है? शायद कोयर भी नहीं, और शायद मैं खुद भी नहीं। फिर मन में ख्याल आता, अगर परीक्षित लौट भी आया तो क्या मैं उसे अपनाऊंगी? क्या परीक्षित अपने भूल की क्षमा मांगेगा मुझसे? फिर कहीं मेरी हैसियत ही धूमिल तो नहीं हो जाएगी? इस तरह के अनेक सवालों से जूझ रही थी और खुद से लड़ भी रही थी अनुजा। बुदबुदाती, ये कैसी शामतान पड़ी है मुझन पर? ऐसा कैसे हो गया? तभी घर के अहाते से आ रही खुसुर-फुसुर की आवाज़ों से वह सजग हो उठी और खिड़की के मुहाने तक पहुंची। देखा, परीक्षित सिर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से थका मांदा सा आंगन में प्रवेश कर रहा था। उसे लौट आया देखा, सबके मुरझाए चेहरों की रंगत एकाएक बदलने लगी थी। अब उन चेहरों को देख कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ कुछ घटित भी हुआ था। वहीं काजल के मन को भी सुकून पहुंचा था। उसने देखा, सभी अपनी अपनी जगहों पर जड़वत हो चले थे और यह भी कि ज्यों-ज्यों उसके कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे, सब के सब उसके पीछे हो लिए थे। पूरी जमात थी उसके पीछे।
इस बीच परीक्षित ने अपने घर व घर के लोगों पर सरसरी निगाह डाली। कुछ ही पलों में सारा घर जाग उठा था और सभी बाहर आकर उसे देखने लगे थे। जो शर्म से छिपे पड़े थे अब तक, पूरा मोहल्ला भी जाग उठा था। जेठानी की बेटी सोनी पहले तो अपने चाचा तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाती दिखी, फिर अचानक से अपनी नई चाची को इत्तला देने के ख्याल से उनके कमरे तक दौड़ती भागती हांफती पहुंची। चाची को पहले से ही खिड़की के करीब खड़ी देख वह उनसे चिपट कर खड़ी हो गई। बोली, कुछ भी नहीं। वहीं छोटा गोलू दौड़कर अपने चाचा की उंगली पकड़ उनके साथ साथ चलने लगा था। परीक्षित थके कदमों से चलता हुआ, सीढ़ियां लांघता हुआ दूसरी मंजिल के अपने कमरे में पहुंचा। एक नज़र समीप खड़ी काजल पर डाली, पल भर को ठिठका, फिर पास पड़े सोफे पर निढाल हो बैठ गया और आंखें मूंदे पड़ा रहा। मिनटों में ही परिवार के सारे सदस्यों का उस चौखट पर जमघट लग गया। फिर तो सब ने ही बारी बारी से इशारों इशारों में ही पूछा था काजल से, कुछ बका क्या? उसने एक नज़र परीक्षित पर डाली। वह तो सो रहा था। वह अपना सिर हिला उन सभी को बताती रही, अभी तक तो नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब उस प्रांगण में मेले सा समा बंध गया था। फिर तो एक एक कर मोहल्ले के लोग भी आते रहे, जाते रहे थे और वह सो रहा था जमकर। शायद बेहोशी वाली नींद थी उसकी। काजल थक चुकी थी उन आने जाने वालों के कारण। चौखट पर बैठी उसकी सास सहारा लेकर उठती हुई बोली, उठे तो कुछ खिला पिला देना बहू। और वे अपनी पोती की उंगली पकड़ निकली थीं। माहौल की गर्माहट अब आहिस्ता आहिस्ता शांत हो चुकी थी। रात भी हो चुकी थी। सबके लौट जाने पर काजल निरंतर उसे देखती रही थी। वह असमंजस में थी। असमंजस किस कारण से था, उसे कहाँ पता था। परिवार के मोहल्ले के लोगों ने भी सहानुभूति जताते कहा था, बेचारे ने क्या हालत बना रखी है अपनी, जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा होगा। उफ। आधी रात में वह जगा था। उसी समय ही वह नहा धो फिर से जो सोया पड़ा, दूसरी सुबह जगा था। तब काजल सो ही कहाँ पाई थी। वह तो तब अपनी उलझनों परेशानियों को सहेजने समेटने में लगी हुई थी। वह उस रात निरंतर उसे निहारती रही थी। एक तरफ जहां उसके प्रति सहानुभूति थी, वहीं दूसरी तरफ गहरा रोहित भी था मन के किसी कोने में। सहानुभूति इस कारण कि उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या जो कर ली थी, और रोहित इस बात पर कि वह उसे छोड़ भागा था और वह सजी संवरी अपनी सुहागसेज पर बैठी उसके इंतजार में जागती रही थी। वह उसी रात से ही गायब था। फिर सुहागरात का सुख क्या होता है, कहाँ जान पाई थी वह। उस रात उसके इंतजार में जब वह थी, उसकी किया जी उसका खिलाखिला चेहरा पूनम की चांद सरीखा दमक रहा था। पर ज्यों ही उसे उसके भाग खड़े होने की खबर मिली, मुखड़ा ग्रहण लगे चांद सा हो गया था। उसकी सुर्ख मांग तब एकदम से बूझी बूझी सी दिखने लगी थी। सब कुछ ही बिखर चला था। तब उसके भीतर एक चीत्कार पनपी थी, जिसे वह तय जबरन भीतर ही रोके रखे हुए थी। फिर विचारों में तब यह भी था, अगर उससे मोहब्बत थी तो मैं यहाँ कैसे? जब प्यार निभाने का दम ही नहीं तो प्यार किया ही क्यों था उससे? फिर इसने तो दो दो जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। क्या इसका अपराध क्षमायोग्य है? इसके कारण ही तो मुझे मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। मेरा तो अस्तित्व ही अधर में लटक गया है इस विध्वंसकारी के कारण। जब इतनी ही मोहब्बत थी तो उसे ही अपना लेता। मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने का हक इसे किसने दिया? तब उसकी सोच में यह भी होता, मैं अनब्याही तो नहीं कहीं? फिर कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं? दूसरे दिन भी घर में चुप्पी छाई रही थी। वह जागा था फिर से। घर वालों को तो जैसे उसके जागने का ही इंतजार था। झटपट उसके लिए थाली परोसी गई। उसने जैसे तैसे खाया और एक बार फिर से सो पड़ा और बस सोता ही रहा था। यह दूसरी रात थी जो काजल जागते बिता रही थी और परीक्षित रात भर जाने क्या क्या न बड़बड़ाता रहा था। बीच बीच में उसकी सिसकियां भी उसे सुनाई पड़ रही थीं। उस रात भी वह अनछुई ही रही थी। फिर जब वह जागा था, काजल के समीप आकर बोला। तब उसकी आवाज में पछतावे सा भाव था। माफ करना मुझे, बहुत पीड़ा पहुंचाई मैंने आपको। आपको? शब्द जैसे उसे चुभ गया। बोली कुछ भी नहीं, पर इस एक शब्द ने तो जैसे एक बार में ही दूरियां बढ़ा दी थीं। उसके तो तनबदन में आग ही लग गई थी। सोनम, जो उसका प्यार थी,
इसकी बारात के दिन ही उसने आत्महत्या कर ली थी। लौटा तो पता चला, फिर वह भाग खड़ा हुआ था। लौटने के बाद भी अब परीक्षित या तो घर पर ही गुमसुम पड़ा रहता या फिर कहीं बाहर दिन भर भटकता रहता। फिर जब थका मांदा लौटता तो बगैर कुछ कहे सुने सो पड़ता। ऐसे में ही उसने उसे रिमझिम झोड़कर उठाया और पहली बार अपनी जबान खोली थी। तब उसका स्वर अवसाद भरा था। मैं पराए घर से आई हूं, ब्याहता हूं आपकी। आपने मुंडेंगेवियाद से शादी की है, यह तो नहीं भूले होंगे आप। वह निरीह नजरों से उसे देखता रहा था, बोला कुछ भी नहीं। काजल को उसकी यह चुप्पी चुभ गई। वह फिर से बोली थी। तब उसकी आवाज विकृत हो आई थी। मैं यहां क्यों हूं? क्या मुझे लौट जाना चाहिए अपने मम्मी पापा के पास? आपने बड़ा ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। क्या आपका यह दायित्व नहीं बनता कि सब कुछ सामान्य हो जाए और आप अपना कामकाज संभाल लो? अपने दायित्व को समझो और इस मनहूसियत को मिटा डालो। चंद लम्हों के लिए वह रुकी। खामोशी छाई रही। उस खामोशी को खुद ही भंग करते हुए बोली, आपके कारण ही पूरे परिवार का मन मलिन रहा है अब तक, वह भी उसके लिए जो आपकी थी भी नहीं। अब मैं हूं और मुझे आपका फैसला जानना है, अभी और अभी। मैं घुट घुट कर जी नहीं सकती, समझे आप? काजल के भीतर का दर्द उसके चेहरे पर था, वही जिदी ओ पाई की रे जो साफ झलक रहा था। परीक्षित के चेहरे की मायूसी भी वह भलीभांति देख रही थी। दोनों के ही भीतर अलग अलग तरह के झंझावात थे, झूंझलाहट थी। परीक्षित उसे सुनता रहा था। वह उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाए रहा था। वह अपने प्रति उपेक्षा, सोनम के प्रति आक्रोश को देख रहा था। जब उसने चुप्पी साधी, परीक्षित फफक पड़ा था और देर रात फफक फफक कर रोता ही रहा था। अश्रु थे जो उसके रोके नहीं रुक रहे थे। तब उसकी स्थिति बेहद ही दयनीय दिखी थी उसे, और वह सकपका गई थी। उसे अफसोस हुआ था, अफसोस इतना कि आंखें उसकी भी छलक आई थीं, यह सोचकर कि मुझे इसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए था। मैंने जल्दबाजी कर दी। अभी तो इसके क्षत-विक्षत मन को राहत मिली भी नहीं और मैंने इसके घाव फिर से हरे कर दिए। उसने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा। सोचा, मन की भड़ास आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाए तो ही अच्छा है। शायद इससे यह संभल ही जाए। फिर भी अंतर्मन में शोरगुल था। उसमें से एक आवाज अस्फुट सी थी। क्या मैं इतनी निष्ठुर हूं जो इसकी वेदना को समझने का अब तक एक बार भी सोचा नहीं? क्या स्त्री जाति का स्वभाव ही ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखती है? दूसरों की परवाह करना, दूसरों की पीड़ा क्या उसके आगे कोई महत्व नहीं रखती? क्या ऐसी सोच होती है हमारी? अगर ऐसा ही है तो बड़ी ही शर्मनाक बात है यह तो। उसकी तंद्रा तब भंग हुई थी जब वह बोला, शादी हो जाती अगर हमारी तो वह आपके स्थान पर होती आज। प्यार किया था उससे, निभाना भी चाहता था, पर इन बड़े बुजुर्गों के कारण ही वह चल बसी। मैं कहाँ जानता था कि वह ऐसा कर डालेगी। पर मेरा क्या? इस पचड़े में मैं दोषी कैसे? मुझे सजा क्यों मिल रही है? आप कहो तो अभी इसी क्षण अपना सामान समेट कर निकल जाऊं? देखिए, मुझे संभलने में जरा वक्त लगेगा। फिर मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़कर चली जाऊं? तभी काजल फिर से बिफर पड़ी। वह हमारे वैवाहिक जीवन में जहर घोल गई है। अगर वह भली होती तो ऐसा कहर तो न ढाती। लाज, शर्म, परिवार का मान सम्मान, मर्यादा भी तो कोई चीज होती है जो उसमें नहीं थी। इतनी कड़वी जबान तो न बोलो उसके विषय में जो रही नहीं। उलझुल बकना क्या ठीक है? फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? माये। वह एकाएक आवेशित हो उठा था। वह एक बार फिर से सकपका गई थी। उसे उससे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा तो नहीं थी। फिर वह अब तक यह बात ही नहीं पाई थी कि गलत कौन है। क्या वह खुद? क्या उसका पति? या फिर वह नास्पीटी ये देखते देखते चंद दिन और बीत गए। स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रही थी। अब उसने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया था और समय के भरोसे जी रही थी। परीक्षित अब भी सोते में, जागते में रोता सिसकता दिखता। कभी उसकी नींद उचट जाने पर रात के अंधेरे में ही घर से निकल जाता। घंटों बाद थकाहारा लौटता भी तो सोया पड़ा होता।
भूख लगे तो खाता, अन्यथा थाली की तरफ निहारता भी नहीं। बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा था वह, और काजल झूं झलाती रहती थी। ऐसे में काजल को उसकी चिंता सताने भी लगी थी। इतने दिनों में परीक्षित ने उसे छुआ भी नहीं था, न खुद से उससे बात ही की थी उसने। उस दिन पलंग के समीप की टेबल पर रखी सोनम की तस्वीर फ्रेम में जड़ी रखी दिखी तो वह चकित हो उठा। उसने उस फ्रेम को उठाया, सोनम की उस मुस्कुराती फोटो को देर तक देखता रहा, फिर यथास्थान रख दिया और काजल की तरफ देखा। तब काजल ने देखा, उसकी आंखें नम थीं और उसके चेहरे के भाव देख काजल को लगा जैसे उसके मन में उसके लिए कृतज्ञता के भाव थे। काजल सहज भाव से बोली, मैंने अपनी हटा दी। सोनू दीदी अब हमारे साथ होंगी, हर पल हर क्षण। आपको बुरा तो नहीं लगा? उसने उस वक्त कुछ न कहा। काफी समय बाद उसने उससे पूछा, तुमने खाना खाया? फिर तत्काल बोला, हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, तुम बैठी रहो, मैं ही मांझी से कह आता हूं कि वे हमारी थाली परोस दें। खाना खाने के दौरान वह देर तक सोनम के विषय में बताता रहा। आज पहली बार ही उसने काजल को आप और आखिर आपने कहकर संबोधित नहीं किया था, और आज पहली बार ही वह उससे खुलकर बातें कर रहा था। आज उसकी स्थिति और दिनों की अपेक्षा सामान्य लगी थी उसे, और जब वह सोया पड़ा था उस रात, एक बार भी न सिसका, न रोया और न ही बड़बड़ाया। यह देख काजल ने पहली बार राहत की सांस ली। मानसिक यातना से नजात पाकर काजल आज गहरी नींद में थी। परीक्षित उठ चुका था और उसके उठने के इंतजार में पास पड़े सोफे पर बैठा दिखा। पलंग से नीचे उतरते जब काजल की नजर टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी तो चकित हो उठी, मुस्कुरा दी। परीक्षित भी मुस्कुराया था उसे देख तब। अब उस फोटो फ्रेम में सोनम की जगह काजल की तस्वीर लगी थी। तुम मेरी सोनम हो, तुम ही मेरी पत्नी काजल भी। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल है और तुमने मेरे कारण ही महीने भर से बहुत दुख झेला है, पर अब नहीं, मैं आज ही से दुकान जा रहा हूं। और तभी काजल को महसूस हुआ कि उसकी मांग का सिंदूर सुर्ख हो चला है और दमक भी उठा है। कुछ अधिक ही सुर्ख, कुछ अधिक ही दमक रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ONN कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।